आज हम बात करने वाले हैं भारत की पश्चिम एशिया में विदेश नीति के बारे में। एक बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं एक नाजुक कूटनीतिक रस्साकशी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अब सोचिए जरा, एक देश अपने दो दोस्तों का साथ कैसे दे सकता है जो आपस में ही जंग लड़ रहे हो। मतलब एक दोस्त इस तरफ, दूसरा उस तरफ, और दोनों के बीच एक गहरा झगड़ा। पक्ष किसका लिया जाए? बस यही वो मुश्किल सवाल है जिसका सामना आज भारत की डिप्लोमेसी कर रही है। और यकीन मानिए, इसका जवाब बिल्कुल भी सीधा नहीं है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो भारत की इसी दुविधा को एकदम साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ तो जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो भारत का झुकाव साफ साफ इजराइल के तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ दशकों पुरानी हमारी पारंपरिक नीति है फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने की। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि एक ही वक्त पर दो अलग अलग रास्तों पर चलने की कोशिश की जा रही हो, और यही बात इस पूरी डिप्लोमेसी को इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो चलिए इसी डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ दो देशों का नहीं है। ये तो एक पूरे अस्थिर रीजन में नए गठबंधनों, पुरानी वफादारियों और भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के बीच एक बहुत ही पेचीदा बैलेंस बनाने जैसा है। एक तरह का डिप्लोमेटिक डांस। हाल की घटनाओं ने तो जैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक रीसेट बटन ही दबा दिया है। भारत जो भी कदम उठा रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, और सिर्फ बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी इस पर जोरदार बहस चल रही है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से लिया गया हर फैसला आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा। लेकिन सवाल उठता है कि भारत इस मुश्किल डिप्लोमेटिक मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे? इस बदलाव की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा और देखना होगा कि पिछले एक दशक में ऐसा क्या बदला कि भारत ने विचारधारा यानी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर अपने हितों, अपने इंटरेस्ट्स को सबसे आगे रखना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन इस पूरे बदलाव की कहानी बयां करती है। अगर हम देखें तो 2014 से पहले भारत की पॉलिसी नॉन अलाइंड मूवमेंट के पुराने सिद्धांतों पर चलती थी। फिर 2010 के दशक के बीच में एक बड़ा टर्न आया। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों यानी जीसीसी नेशंस के साथ सीधा संपर्क साधना शुरू किया, और आज हम गहरे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों के एक बिल्कुल नए दौर में हैं। और जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये उसे एक ठोस शक्ल देता है। $160 बिलियन। जी हाँ, इतना बड़ा है खाड़ी देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि इस रीजन में शांति और स्थिरता भारत के लिए क्यों और कितनी जरूरी है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ व्यापार तक ही नहीं है। आज भारत जीसीसी का सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक पार्टनर है। यूएई और ओमान जैसे देशों के साथ हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, जिन्हें सीपे कहते हैं, साइन हो चुके हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, इस पूरे इलाके में जो लाखों भारतीय रहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, जो हमेशा से भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी रही है। अब इस पूरी नई सोच के सेंटर में एक आइडिया है, एक सिद्धांत जो भारत की आज की पॉलिसी को डिफाइन करता है। इसे कहते हैं डी-हाइफिनेशन पॉलिसी। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा और पावरफुल है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो डी-हाइफिनेशन का मतलब है कि भारत अब इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को एक साथ जोड़कर नहीं देखता। मतलब अब ऐसा नहीं है कि एक से रिश्ते दूसरे को प्रभावित करें। भारत हर देश के साथ अपने रिश्ते को बिल्कुल अलग अलग देखता है, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट पर टिके हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ चुनौतियों की नहीं है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तर्क भी सामने आता है। वो ये कि मौजूदा संकट असल में भारत के लिए एक मौका भी हो सकता है, एक छिपा हुआ अवसर। सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट करने से आगे बढ़कर इस रीजन में एक बड़ा और पॉजिटिव रोल निभाने का मौका। यही वो विचार है जो आगे की राह दिखाता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि पश्चिमी एशिया में जो उथल-पुथल चल रही हैं, वही भारत के लिए अपनी पोजीशन को और मजबूत करने और एक की प्लेयर के तौर पर उभरने का एक यूनिक चांस बन सकती है। तो सवाल है, भारत इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है? इसके लिए एक GCC++ स्ट्रैटेजी के कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, कि सिर्फ लेन देन के रिश्तों से आगे बढ़कर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाए।
दूसरा, एक भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर खुद को पेश किया जाए, खासकर तब जब जीसीसी देश पश्चिम पर अपनी निर्भरता को दोबारा सोच रहे हैं। तीसरा, सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब खुद आगे बढ़कर अच्छे प्रस्ताव रखें। और चौथा, भारत को इस रीजन के लिए कैपिटल, टैलेंट और बिजनेस का एक ऑल्टरनेटिव हब बनाया जाए। तो कुल मिलाकर बॉटम लाइन ये है कि अब वक्त आ गया है कि भारत की विदेश नीति एक रिएक्टिव यानी सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली अप्रोच से आगे बढ़े और एक प्रोएक्टिव, दूरदर्शी और सिद्धांतों पर टिकी मजबूत सोच अपनाए। एक ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ बैलेंस बनाने का काम ना करे, बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए एक साफ रास्ता दिखाए। और आखिर में लॉर्ड पामस्टन की ये बात आज की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। हमारे कोई हमेशा के लिए दोस्त नहीं है और न ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन। हमारे हित ही हमेशा के लिए हैं और उन्हीं हितों को पूरा करना हमारा फर्ज है। शायद यही वो एक लाइन है जो पश्चिम एशिया में भारत के भविष्य का रास्ता तय करेगी। एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर करता है।